नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आवाजें उठने लगी है शिव जी। आवाजें घर के अंदर से उठने लगी है। और एक सवाल जो हमने उठाया था आपसे कुछ दिन पहले कि अब बीजेपी के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है, इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की कारगुजारियों का खामियाजा हम क्यों भुगते, नरेंद्र मोदी की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक जो गलती कर रहे हैं, उस गलतियों का ठीकरा भाजपाइयों पर फूट रहा है। और उस गलती का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत पर फूट रहा है। और जैसे ही मोदी कमजोर हुए, जैसे ही मोदी चारों तरफ से गिरते नजर आए, और जैसे ही राहुल गांधी एक बड़ी तैयारी करते हुए नजर आए, भागवत ने भी इशारा कर दिया, एक बड़ा मौका मिला लेकिन हम चूक गए। यानी मोदी से हो नहीं पाया, मोदी कर नहीं पाएंगे। तो जब मोदी से हो नहीं पाया, मोदी कर नहीं पाएंगे, तो फिर क्या परिणाम आना चाहिए। मोहन भागवत ने इशारा कर दिया है कि झोला उठा लीजिए, अब किसी और को मौका दीजिए जो इस बात को कर सके। मोहन भागवत ने वो सब कुछ एक तरह से कह दिया इशारों इशारों में, जो राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे थे खुलकर। राहुल गांधी की भाषा इशारों इशारों में, चूंकि राहुल गांधी के बोलने का अपना एक अलग अंदाज है, मोहन भागवत के बोलने का अपना एक अलग अंदाज है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं का बोलने का अपना अलग अंदाज है। तो उस अंदाज में बोलकर उन्होंने इशारा कर दिया, विश्व गुरु थे, विश्व गुरु है नहीं। भारत के पास एक मौका आया, भारत के पास एक बड़ा मौका आया, उस बड़े मौके से हम चूक गए, भारत को महाशक्ति बनाने से चूक गए। जाहिर सी बात है कि मोहन भागवत ना तो राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है, लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाकर, और जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो अपने स्वयंसेवकों से घूम घूम कर वोट मांगने का आग्रह करते हैं, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए कह दिया कि मोदी तुमसे ना हो पाएगा भैया, अब रहने दो, अब आने दो किसी नए खून को, बहुत हो गया ये 56 इंच 18 घंटे काम, बिना छुट्टी लिए हुए काम, 24 घंटे 7 दिन काम, इतना जबरदस्त काम किया कि भारत के पास एक मौका आया और तुमने वो मौका गवा दिया। इतने सख्त शब्दों में तो राहुल गांधी या अपोजिशन का कोई नेता भी नहीं कह पाया होगा, जितने सख्त शब्दों में मोहन भागवत ने सीधे सीधे कह दिया। आपके स्क्रीन पर ये खबर भी दिख रही है। शिव जी हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे और साथ ही इसको एक तरह से बताएंगे भी आपको कि भागवत जी ने क्या बोला है। जय शिव जी। दरअसल ये खबर अडानी के समूह की है, एनडीटीवी की। तैयारियों की कमी भारत को विश्व गुरु बनने से रोक रही है। सीधा हमला है नरेंद्र मोदी पर, और पहली बार आरएसएस खुलकर हमला करती नजर आई है। मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि जहां एक ओर दुनिया दिशा निर्देश के लिए भारत की ओर देख रही है, वहीं देश को इस ऐतिहासिक भूमिका को निभाने के लिए सक्रिय रूप से अपनी सामूहिक शक्ति का निर्माण करना होगा। तो भैया कौन सी सामूहिक शक्ति गड़बड़ा रही है? क्या सामूहिक शक्ति में भागवत जी कहना चाह रहे हैं कि अब हिंदू मुसलमान का खेल आपको रोकना पड़ेगा, या फिर कह रहे हैं कि जो विपक्ष आपको रोज घेर रहा है, विपक्ष को भी आपको समझना होगा, विपक्ष की बातों को देखना होगा? क्योंकि आज एक बड़ी बात आपको बताएं अपने दर्शकों को कि काफी समय पहले आपने देखा होगा, एक दिन लोकसभा में राहुल गांधी प्रवेश कर रहे थे तो मोदी सरकार के एक मंत्री रवनीत बिट्टू भिड़ंत हुई थी। उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा मोदी जी ने। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ सीधी भिड़ंत करने वाले को राज्यसभा नहीं भेजा है, क्योंकि वो उन्हीं का पार्टी का एक मुख्य वर्कर था और उन्हीं से भिड़ा। उसका उन्हें लाभ नहीं मिला, वो राज्यसभा नहीं जाएंगे और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसे में मोहन भागवत क्यों मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, जब मोदी खुद समस्या में फंसे हो? ट्रंप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश अमेरिका को लूटती रही, अब मोदी आए हैं तो हम भारत को लूटेंगे। ट्रंप सीधा सीधा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 1 साल में मोदी या तो चले जाएंगे या आपातकाल लगाएंगे। इस दौर में अगर भागवत ये कहें कि विश्व गुरु नहीं बन पाओगे, तो फिर सीधा सीधा चुनौती नरेंद्र मोदी को है, सीधा सीधा हमला नरेंद्र मोदी के उस अक्ष पर है जो बताया जाता है कि न सोता है न कुछ करता है, 24 घंटे काम करता है।
संतोष जी से हम ये समझेंगे कि संतोष जी आखिर भागवत का ये बयान उस समय क्यों आया जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में चुनाव की तैयारियां हैं, उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियां हैं, और वहां एक और चीज, जहां शंकराचार्य को योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, धामी ने उन्हें आमंत्रित किया है कुंभ में, लेटर वायरल है। तो ये क्या हो रहा है? क्या आरएसएस अब मोदी योगी से ऊब चुकी है? अब कोई नया गणित लगाना चाह रही है, किन्हीं नए चेहरों को लाना चाह रही है? संतोष जी। देखिए शिव जी, वो आपके सवालों का जवाब देने से पहले माफी के साथ पहले 2 मिनट लेना चाहूंगा। मोहन भागवत के बयानों के एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। और वो आरएसएस की कौन सी विचारधारा से आते हैं? स्कूल ऑफ आरएसएस जो है, अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी वन लाइनर नेता थे। एक लाइन में वो इतनी बड़ी बात कह देते थे कि उसपे 1000 शब्दों का निबंध लिख दिया जा सकता था। उसी स्कूल ऑफ थॉट से है। तो इसलिए जो मोहन भागवत कह रहे हैं, उनके एक एक शब्दों पर गौर करने का समय आ गया है। मैं मोटे तौर पर आपको बता देता हूं। और ये उन्होंने कहा क्या, पहले कहां कहा ये भी सुन लीजिए। ये आरएसएस के स्वयं सेवक का प्रशिक्षण शिविर था, और कहां था? हेडक्वार्टर नागपुर। देश भर से स्वयं सेवक पहुंचे थे। समझिए कि ये मैसेज कहां तक जा रहा है। पूरे देश में जा रहा है, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों में जा रहा है। इस देश के विश्वविद्यालय, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, सरकारी संस्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों, जहां जहां आरएसएस की सिफारिश पर लोग लगे हैं, उन सब तक ये मैसेज जा रहा है कि अब मोदी को बॉस मानना बंद कर दो। देखिए क्या है ये, इन्होंने कहा कि भारत संघर्षों और संकट से जूझ रही दुनिया को समग्र समाधान प्रदान कर सकता है, लेकिन विश्व गुरु बनने से जो चीज हमें पीछे खींच रही है वो है तैयारी की कमी। 14 से 26 साहब हैं, 12 साल में तैयारी नहीं हो पा रही। मोहन भागवत कह रहे हैं कि तैयारी की कमी है। उन्होंने क्या कहा कि नागपुर में आरएसएस स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में उन्होंने कहा, भारत का समय आ गया है, लेकिन ये समय अपने आप नहीं आएगा, इसका फायदा अपने आप नहीं मिलेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और उस तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। हमें रोक कौन रहा है? कौन सी चीज हमें रोक रही है विश्वगुरु बनने से? हमें जो रोक रहा है वह है हमारे तैयारियों की कमी। भागवत ने कहा कि दुनिया ताकतवर की बात सुनती है, और हमें अपने देश को अत्यंत समृद्ध बनाने की जरूरत है। अब अत्यंत समृद्ध, मोदी जी तो कहते हैं कि भैया 5वीं हो गई है, चौथी बन जाएगी, फिर तीसरी बन जाएगी। दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी जी के कहे बिना पत्ता तक नहीं हिल रहा है। यहाँ भागवत जी कह रहे हैं कि नहीं, दुनिया ताकतवर की बात सुनती है और हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आगे वो क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होती वे सर झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कौन सा वो नेता है जो एक बड़े देश के नेता की शर्तों का पालन करता हुआ नजर आ रहा है? बिना कहे सब कुछ कह दिया। अमेरिका जो कुछ कहता है हम उसको मान रहे हैं। ये भागवत कहाँ हिट कर रहे हैं वो जरा समझिए। बिल्कुल सीधे भागवत हिट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। और आगे वो क्या कह रहे हैं, आप चाहे आप किसी दूसरे देश पर कब्जा करें, किसी पर बम गिराए, या दुनिया की तेल आपूर्ति काट दे, यह सब शक्ति के कारण ही होता है। भारत का समय, दुनिया कहती है कि उसे एक नए रास्ते की जरूरत है, और वह रास्ता भारत ही दिखाएगा। इसलिए भारत का समय आ गया है, लेकिन समय ही सब कुछ नहीं कर देता। उस समय के लिए तैयारी करनी पड़ती है, और हमारे तैयारियों की कमी है। और जब ये बोल रहे थे, एक चीज को और समझिएगा, इस देश में कॉर्पोरेट वॉर, अडानी से सारे उद्योगपति त्रस्त हैं। जब ये बोल रहे थे तो इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला भी उपस्थित थे। अंबानी मीडिया, अडानी मीडिया, बिरला साहब मीडिया, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आरएसएस अब एक नया रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और ये जब मैं बताता हूं तो दर्शकों को बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन मैं इस चीज का जिक्र जरा कर देता हूं। 2012 के बाद का वाकया है, या शायद 2011 के अंत में, या 2012 ऐसी शुरुआत का वाकया है। भागवत साहब दिल्ली आए और देश के कुछ बड़े चैनलों के मालिक टाइप संपादक से बैठक की, और एक संपादक को उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की, तो उन्होंने डांट दिया कि अरे आप हमेशा भूत प्रेत ही दिखाते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि समय आ गया है, अब हमें राजनीतिक खबरों पे फोकस करना चाहिए।
और उसके बाद टीवी चैनल अन्ना हजारे का आंदोलन चलाते 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 13 में आके एकदम से मोदी को तारनहार बताते हुए जुट गए कि मोदी आएगा तो इस देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें वो फेंका करते थे और हमारे देश के टीवी चैनलों के मालिक, संपादक, एंकर उसको लपेटा करते थे और जनता को सपना दिखाया जाता था। तो भागवत जो बोल रहे हैं और भागवत की सभा में जो लोग हैं, इसको सभा ही कह लीजिए, आप इसके महत्व को मत नकारिएगा कि भागवत का निशाना किस तरफ जा रहा है। और अब आपने जो सवाल पूछा उस पर आते हैं कि भैया भागवत साहब उखड़ कैसे गए? कैसे नहीं उखड़ेंगे शिव जी? आपसे गुहार लगाते रहे, अध्यक्ष बदलिए, अध्यक्ष बदलिए, अध्यक्ष बदलिए, 6 साल लगा दिए आपने, 3 साल के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल कर दिया। नितिन नवीन को बिहार से उठाकर लेकर आए, ये कहा गया कि अब हम नई भारतीय जनता पार्टी तैयार करेंगे और नितिन नवीन की लिस्ट जनवरी से लेकर जून आ गया। और फिर आपने मई के आखिरी सप्ताह में एक जो लिस्ट भेजी भी, उस लिस्ट में राजनाथ सिंह का नाम गायब था, उस लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम गायब था। लेकिन उस लिस्ट में जो आपके चहेते जो 4-5 लोग हैं, अनिल बलूनी हो, संजय मयूख हो, अरुण सिंह हो, अमित मालवीय हो, कुछ और भी लोग हो, वो सारे नाम शामिल थे। 2 नाम तो ऐसे भी शामिल थे जिनको राज्यसभा भेज दिया गया, एक का पहले ऐलान हो गया था, एक का कल ऐलान हुआ है, वो भी लिस्ट में शामिल है। तो संघ ने कहा कि भैया सिर्फ राजनाथ को निपटाने के लिए नई लिस्ट ला रहे हो क्या? ये कौन है ये जो तुमने संसदीय बोर्ड बना दिया है? इस संसदीय बोर्ड में कौन है जो मोदी और शाह के सामने बोलने की हिम्मत कर सकता है? लेकिन असली खबर यह है कि उनकी भावना ये थी कि भैया इस लिस्ट में कौन है जो संसदीय बोर्ड की खबर हम तक पहुंचा सकता है। राजनाथ जी जो चलो पुराने नेता है, सब है, तो ये दर्द उनका छलक कर आ गया। फिर उन्होंने कहा कि भागवत साहब एक वादा करके आए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उस वादे की जानकारी उन्होंने दिल्ली दरबार को दे दी थी कि इस बार हमें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाना चाहिए। उनको भी नहीं शामिल किया गया। तो आप आरएसएस की कोई बात मानोगे नहीं और सारा ठीकरा आरएसएस पर फोड़ते हुए नजर आओगे। आप इस बड़ी खामोशी से एक चीज देखिए, जो नीट का मामला आया, जो सीबीएसई का मामला आया, धर्मेंद्र प्रधान ये आकार अचानक नहीं हुआ है। जब मुसीबत में फंसे तो राजनाथ सिंह को उतारा, राजनाथ सिंह के यहाँ बैठक हुई, उसके बाद अब पहले सीबीएसई के अधिकारियों का ट्रांसफर, प्रधानमंत्री को यह मानना तय था कि भैया ये उससे मामला थमेगा नहीं। अब हर जगह धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हुए नजर आ रहे मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। एक मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है कि पूरे शिक्षा मंत्रालय को तो आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है, मोहन भागवत ने हाईजैक कर लिया है। तो नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों का ठीकरा जो है वो आरएसएस पर फोड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन आरएसएस ने कहा कि नहीं मोदी साहब, आपकी विफलता है, आपकी सरकार में जो गड़बड़ झाला हो रहा है वो आपका गड़बड़ झाला है, जिम्मेदार आप है। भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया क्योंकि आपने तैयारी नहीं की। इससे स्पष्ट शब्दों में भागवत बोल नहीं सकते। उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि मोदी साहब अब तो चले जाइए, बहुत हो गया, 12 साल हो गए, अब तो उम्र का तकाजा ही नहीं है। वो 75 साल वाला बयान उन्होंने दिया, बाद में उनको अपने वापस लेना पड़ा। अब वो 75 साल उम्र इन सब का जिक्र ही नहीं कर रहे। अब तो वो सीधे सीधे पॉलिसी पर अटैक कर रहे हैं कि भैया जिस काम के लिए आपको लाया गया था, भारत को वर्ल्ड पावर बनाने के लिए लाया गया था, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए लाया गया था, जिस काम के लिए हमने मालिकों और संपादकों की पूरी एक टीम उतारकर मैदान में आपको एक बहादुर नेता बताया, 56 इंच वाला नेता बताया, वो काम तो आप कर ही नहीं पाए। तो अब क्या बेहतर नहीं होगा कि आप झोला उठा लीजिए, झोला नहीं तो बैग उठा लीजिए, बैग नहीं तो ब्रीफकेस उठा लीजिए, जो भी उठाना है उठाकर उस 7 लोक कल्याण मार्ग से निकल जाइए, ताकि हम आगे बदलाव की गंगा बहा सके, कुछ नए लोगों को इस सिस्टम में लाकर या किसी नए व्यक्ति को हम कमान सौंप सके। जी शुक्रिया। अब किसे सौंपी जाएगी कमान, इंतजार करना पड़ेगा। किसको बनाया जाएगा? आप देख रहे हो कमेटी एक भी बन नहीं पा रही, न केंद्रीय कमेटी बन पा रही है, न राज्यों की कमेटियां बन पा रही, जो बड़े बड़े राज्यों बड़े केंद्र की बात है। इधर ये 2 मंत्री इधर दाव पर लग गए, 2 मंत्री प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, तो 4 केंद्रीय मंत्रियों की तो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गई, 4 मंत्री जाना तय हो गए। धर्मेंद्र प्रधान बचेंगे कि जाएंगे, कल 6 तारीख को कॉकरोच क्या बवाल करते हैं, कैसे होगा क्या होगा, उस पर टिका हुआ है। लेकिन आरएसएस प्रमुख पिछले काफी समय से बदले बदले से बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं हर मस्जिद में मंदिर मत खोजिए, कभी कहते हैं हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, और आज तो उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया कि आप विश्वगुरु नहीं बन सकते हो, आप में क्षमता नहीं है, आप में अभी भी कमियां हैं। और नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के होकर 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उम्र का ढलान चल रहा है, तो ढलान में वैसे ही हालत खराब है। अभी आपने देखा विदेश यात्रा पर गए तो बड़ी फजीयत हो गई मीडिया में, मेलोडी ने तो उन्हें अनफॉलो भी कर दिया
तो ये क्या हो रहा है? और अमेरिका आ रहा है तो कह रहा है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति आएंगी, भारत ने तो कुछ नहीं कहा। ट्रंप अपनी सवाल कर रहे हैं। ऐसे में मोदी इस बयान को लेकर अब कितने फंसे फंसे नजर आएंगे? क्या इसका कोई असर पड़ेगा? बड़े बड़े दिग्गज लाइन में लगे रहे राज्यसभा के लिए, राज्यसभा की सूची ने सबको हैरान कर दिया है। आखिर आरएसएस अब खुलकर क्या खेलने लगी? खुलकर मोदी पर हमला करने लगी है, सीधा सीधा आ गई मैदान में। देखिए सर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आरएसएस अब सीधे सीधे मैदान में आ गई है और बड़ी दिलचस्प चीज है जो कॉर्पोरेट वॉर है। इस चीज को समझिए। देखिए, हम और आप माने या ना माने, हम आप चाहे या ना चाहे, आप इसको सही कह लीजिए, गलत कह लीजिए, इस देश में उद्योगपतियों की एक भूमिका है। चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसा जाहिर सी बात है कि उद्योगपतियों से आता है। उसके बाद जनता का खून चूसा जाता है टैक्स से, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसा उद्योगपतियों से आता है। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ अडानी सेंट्रिक कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट कैसे लिया गया, अभी जेपी कैसे लिया गया, और उस पर सवाल उठाया तो फिर अग्रवाल साहब के यहाँ ईडी पहुंचा दी गई, वेदांता के मालिक के यहाँ, जबकि वो पहले ही अपने बेटे को गंवाने के शोक में डूबे हुए हैं। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि अब धीरे 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 राजनीति ही एक जगह केंद्रित नहीं हो गई, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर को भी एक जगह केंद्रित किया जा रहा है। जबकि प्राइवेटाइजेशन की बेसिक जो मूलभूत शर्त होती है वो ये होती है कि कंपटीशन होना चाहिए, तभी तो लोगों को फायदा हो। ये कुमार मंगलम बिरला को बिठाकर, कार्यक्रम में उनको बुलाकर, मोदी सीधे सीधे, मोदी सरकार भी नहीं कहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक करके पोल खोलते हुए, क्या मोहन भागवत, आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्वयं सेवकों को संदेश नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मीडिया को संदेश नहीं दे रहे हैं, देश भर से आए अपने स्वयं सेवकों को सिर्फ संदेश नहीं दे रहे हैं, आरएसएस के नेताओं को संदेश सिर्फ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ भाजपाइयों को संदेश नहीं दे रहे हैं, इस देश संदेश दे रहे हैं कि भैया अब आरएसएस का हाथ नरेंद्र मोदी के सर पर नहीं है। अगर आपके पास कुछ विकल्प है या किसी विकल्प के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं तो आगे बढ़िए। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं और ये एक सीधा मैसेज अंबानी जी के लिए भी है, ये एक सीधा मैसेज एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल साहब के लिए भी है, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, अडानी की कंपनी से दुखी है। ये मैसेज इस देश के उन तमाम उद्योगपतियों के लिए है जो अडानी की वजह से परेशान है, जिनकी कंपनियां अडानी ने किसी न किसी वजह से टेक ओवर कर ली है, चाहे एजेंसी का इस्तेमाल करके, चाहे कानून के नियमों का लूप होल का इस्तेमाल करके। ये उद्योगपतियों को भी एक संदेश है ऐसे। इसलिए ये मामला इस बार बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा है, क्योंकि अगर नेता, आरएसएस और बिजनेसमैन, उद्योगपति, ये तीनों अगर मिल जाएंगे तो फिर अडानी और मोदी की जो जोड़ी है वो मुश्किल में फंस जाएगी, और फिर उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग ही कहेंगे कि मोदी जी अब बहुत हो गया, अब हम आपको नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप बेहतर होगा कि राष्ट्रपति भवन जाइए और अपना इस्तीफा सौंप दीजिए, आगे का आगे देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस बात की गारंटी उनको दी जा सकती है कि ये जितना गड़बड़ झाला किया है उसकी जांच की आंच आप तक नहीं पहुंचने देंगे, अगर आप आराम से सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे तो, और वो भी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले। ज्यादा संभावना है 2026 के मानसून सत्र के दौरान कुछ बड़ा उठापटक होने की संभावना है, और लड़ेंगे मोदी, अड़ेंगे मोदी, भिड़ेंगे मोदी, या फिर वो चाहेंगे कि ठीक है, वो उम्र हो गई है, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहिए तो छोड़ देते हैं, या फिर वो लड़ने का तय कर लेंगे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 2002 में हुआ था तो उस समय ये हुआ कि भैया आडवाणी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अटल जी रिटायर हो जाए, अटल जी अड़ गए, लड़ गए, उसके बाद मजबूरी में आडवाणी जी ने समझौता कर लिया, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद 2004 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जनता ने ही बाहर कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हराकर। उसमें आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका थी। तो अब क्या मोदी 29 में हार का सामना करना करेंगे? एक बात तो तय मान लीजिए शिव जी, 2024 का भी लोकसभा चुनाव, भले ही 240 सीटें आई, अल्पमत की सरकार चला रहे, लेकिन वो फिर भी प्रधानमंत्री तो बने, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं, कोई दो राय। जब से वो इस संवैधानिक कुर्सी वाली राजनीति में आए हैं अब तक नरेंद्र मोदी हारे नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री बन के गए 2001, 2002 का विधानसभा चुनाव जीता, फिर 7 का जीता, फिर 12 का जीता, दिल्ली आए तो 14 का लोकसभा चुनाव जीता, 19 का लोकसभा चुनाव जीता,
24 के लोकसभा चुनाव में अल्पमत के बावजूद भी वो देश के प्रधानमंत्री तो बने हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी अपनी इस अपराजय छवि को बरकरार रखते हुए हट जाएंगे सत्ता से और किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर उनके नेतृत्व में 2029 का चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो आरएसएस की नाराजगी मोल लेते हुए, इस देश के उद्योगपतियों की नाराजगी मोल लेते हुए 2029 का लोकसभा चुनाव अपने ही नेतृत्व में लड़ने के लिए भाजपा को मजबूर करेंगे और अपने करियर के बिल्कुल आखिरी दौर में हार का अपमान झेलकर सत्ता से बाहर होंगे। अब ये तय नरेंद्र मोदी को करना है। शिव जी, चलिए संतोष जी, हम तो दर्शकों से भी कहेंगे, क्या आरएसएस के इस बयान से आप कुछ राय अपनी रखेंगे? आप सहमत हैं, असहमत, हमें जरूर बताइए। संतोष जी ने हमें समय दिया, इसके लिए संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।